हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू टुडे। देखिए, लास्ट लेक्चर हम लोगों ने पढ़ा था चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर। ठीक है, चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर का मतलब क्या हुआ कि जैसे हम लोगों ने बात किया था कि t इक्वल्स टू 0 से लेकर के t इक्वल्स टू इन्फिनिटी के बीच में क्या हो रहा है कैपेसिटर के साथ, कैसे किस रेट से वो चार्ज हो रहा है। हम लोगों ने टाइम कांस्टेंट के बारे में बात किया था। हम लोगों ने देखा था कि 63% के आसपास वो वन टाइम कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू कितनी थी, वन टाइम कांस्टेंट दैट वाज इक्वल्स टू RC, उतनी वैल्यू तक वो क्या हो रहा था, 63% तक चार्ज हो जा रहा था। ठीक है, मतलब t इक्वल्स टू 0 से लेकर के t इक्वल्स टू इन्फिनिटी के बीच में कैपेसिटर के साथ क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, वो किस तरीके से चार्ज हो रहा है, और किसी भी टाइम टी पे चार्ज की वैल्यू क्या होगी कैपेसिटर पे, किसी भी टाइम टी पे करंट की वैल्यू क्या होगी उस सर्किट में। ठीक है, एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर, इस टाइप की सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया था। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे सिंपल डिस्चार्जिंग सर्किट के बारे में। ठीक है, सिंपल डिस्चार्जिंग ऑफ सर्किट का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए एक बार आपका कैपेसिटर चार्ज हो गया पूरी तरीके से। ठीक है, अब कैपेसिटर के चार्ज होने के बाद हम उसको क्या करते हैं, किसी रेजिस्टेंस, किसी लोड के साथ कनेक्ट करते हैं, तो उससे क्या होगा, चार्ज फ्लो होगा। चार्ज फ्लो होगा तो उसमें करंट आएगा, तो धीरे धीरे आपका जो कैपेसिटर होगा वो क्या होगा, डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उसी के बारे में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। देखिए, यहाँ पे मैंने एक सर्किट बना रखा है। ठीक है, दिस इज इनिशियल कंडीशन। ठीक है, इनिशियल कंडीशन में क्या है कि आपके कैपेसिटर के ऊपर चार्ज जो है वो Q0 का है। ठीक है, और सर्किट में जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू कितनी है, R है। ठीक है, फिलहाल स्विच आपका ओपन है, कैपेसिटेंस की वैल्यू C है। अब मान लीजिए t इक्वल्स टू 0 पे हमने इसको कनेक्ट कर दिया, सर्किट को क्लोज कर दिया। ठीक है, स्विच ऑन हो गया। ठीक है, t इक्वल्स टू 0 पे जब ऐसा होगा तो क्या होगा, करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, चार्ज फ्लो होगा, एंड दैट इज व्हाट, दैट रिजल्ट इनटू द करंट। ठीक है, मान लीजिए किसी टाइम t के बाद सर्किट की जो स्थिति होगी वो कुछ इस टाइप की होगी है। किसी भी टाइम t के बाद सर्किट पे जो करंट बचता है, मान लीजिए वो चार्ज, कैपेसिटर पे जो चार्ज बचता है उसकी वैल्यू कितनी है, Q हो गई। किसी टाइम t, आफ्टर टाइम t, दिस इज रेजिस्टेंस R, आफ्टर टाइम t टाइम के बाद कुछ इस टाइप की कंडीशंस आती है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें पोटेंशियल की, व्हाट विल बी द पोटेंशियल, पोटेंशियल इक्वल्स टू क्या होता है, Q बाई C। ठीक है, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ व्हाट, पोटेंशियल। अगर इस सर्किट में हम करंट की बात करें, देखिए चार्ज फ्लो हो रहा है तो करंट तो आएगा, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ करंट, मान लीजिए कि करंट की वैल्यू कितनी है, I है, तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, वी नो दैट V इक्वल्स टू व्हाट, IR। ठीक है, तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू व्हाट, दिस पोटेंशियल, है ना। आप किरचॉफ लॉ लगाइए तो इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो मतलब हम लोग लिख सकते हैं ना IR माइनस Q बाई C, दैट विल बी इक्वल्स टू 0। तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पे IR इक्वल्स टू Q बाई C। ठीक है, तो यहां से करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, I विल बी इक्वल्स टू Q अपॉन में RC। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हुआ, I विल बी इक्वल्स टू Q अपॉन में RC। अब I कैन बी रिटन एज dq ओवर में dt, दिस कैन बी रिटन एज dq ओवर में dt, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, Q अपॉन में RC। थोड़ा सा इसको रीअरेंज करते हैं तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, dq ओवर में Q विल बी इक्वल्स टू dt अपॉन में RC। आर यू गेटिंग मी। ठीक है, और एक चीज और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि टाइम के साथ ये जो करंट है ना उसकी वैल्यू कम होती जा रही है ना। ये कैपेसिटर जो है वो क्या होगा, डिस्चार्ज होता चला जाएगा, और करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे करंट क्या होगा, कम होता जाएगा। इसका मतलब क्या है, दिस साइन शुड बी निगेटिव। मैंने नेगेटिव साइन क्यों यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया, आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बीतेगा करंट की वैल्यू क्या होगी, कम होती चली जाएगी। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हुआ। अब अपने को एक रिलेशन डेवलप करना है यहाँ पे, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ Q आफ्टर टाइम t, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। कहां से कहां तक, इनिशियल चार्ज कितना था यहाँ पे, Q0, तो दैट विल बी इक्वल्स टू Q0 टू Q, है ना, टाइम कहां से कहां तक, 0 से t तक। ठीक है, जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे वैल्यू कितनी आएगी, दैट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, 1 अपॉन में Q dq, वैल्यू हो जाएगी ln अपर लिमिट Q अपॉन में Q0। ठीक है, नेगेटिव साइन में उधर ट्रांसफर कर रहा हूं, दैट विल इक्वल्स टू माइनस ऑफ T अपॉन में RC, ये वैल्यू आएगी। ठीक है, अब यहां से हम लोग Q की वैल्यू लिखेंगे, तो Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Q विल बी इक्वल्स टू Q0 e की पावर माइनस T अपॉन में RC, ये वैल्यू आएगी Q की।
किसी भी टाइम टी के बाद जो क्यू की वैल्यू होगी वो इतनी होगी, क्यू विल बी इक्वल्स टू क्यू नॉट ई की पावर माइनस टी अपॉन में आर सी। ठीक है, इसी को हम लोग ये भी लिख सकते हैं क्यू विल बी इक्वल्स टू क्यू मैक्स, है ना। क्यू नॉट इज व्हाट, मैक्सिमम करंट। इनिशियल आपका कैपेसिटर क्या था, फुल्ली चार्ज था, तो मैक्सिमम करंट की वैल्यू कितनी थी, क्यू नॉट थी, तो वी कैन राइट दैट क्यू विल बी इक्वल्स टू क्यू मैक्स ई की पावर माइनस टी अपॉन में आर सी। ठीक है, अब अगर हम बात करें करंट की, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ करंट, आई विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी क्यू ओवर में डी टी। ठीक है, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू क्यू नॉट अपॉन में आर सी ई की पावर माइनस टी अपॉन में आर सी। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ करंट, है ना, माइनस लगा। ठीक है, ये वैल्यू होगी आपकी करंट की किसी भी टाइम टी पे। ठीक है, इसको नोट करिए, फिर इसके ग्राफ के बारे में बात करते हैं। देख लीजिए, दिस इज द ग्राफ फॉर द डिस्चार्जिंग सर्किट। डिस्चार्जिंग सर्किट का जो ग्राफ होगा वो इस तरीके से होगा। इनिशियली चार्ज फुल था, है, कैपेसिटर वाज फुल्ली चार्ज, वैल्यू इज क्यू मैक्स। ठीक है, उसके बाद जैसे जैसे टाइम बीतेगा चार्ज की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ठीक है, तो इसमें वन टाइम कांस्टेंट के दरमियान जो चार्ज बचता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 0.37, मतलब कह सकते हैं कि 63% का चार्ज आपका, मतलब कैपेसिटर क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया। मतलब वन टाइम कांस्टेंट के दरमियान आपका कैपेसिटर 63% तक डिस्चार्ज हो चुका है। ठीक है, एंड सेम ग्राफ विल बी एप्लीकेबल फॉर द करंट आल्सो, क्योंकि इसमें देखिए करंट भी टाइम के साथ कम होता जाता है और चार्ज ऑन द कैपेसिटर भी टाइम के साथ क्या होता है, कम होता जाता है, सेम रेट से होता है। एक डायरेक्टली क्वेश्चन होता है, तो करंट और टाइम का भी ग्राफ अगर आप बनाएंगे तो सेम आएगा। ठीक है, तो उस पर टाइम वेस्ट नहीं करना है, इसको नोट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपना डाइलेक्ट्रिक। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ द कैपेसिटर, है ना। डाइलेक्ट्रिक के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस क्या होते हैं, जैसे कि मान लीजिए डाइलेक्ट्रिक के बारे में अगर हम बात करें तो उसको हम कह सकते हैं कि ये कंडक्टर जैसा ही होता है। ठीक है, कंडक्टर जैसा ही होता है लेकिन कंडक्टर नहीं होता। इसमें थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस होता है। जैसे हम लोग कहते हैं कि जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़े थे कि किसी भी कंडक्टर को अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो उस कंडक्टर के अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। वो जीरो क्यों होता है, क्योंकि कंडक्टर के पास जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो फ्री चार्जेज होते हैं, वो अपने आप को इस तरीके से रीअरेंज करते हैं कि उसकी वजह से क्या होता है, वो कंडक्टर के अंदर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाता है जो कि बाहर के एक्सटर्नल अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर हो जाता है, जिसकी वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन द कंडक्टर क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, जिसके बारे में हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में डिटेल में डिस्कस किया था। ठीक है, लेकिन डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कंडक्टर जैसा होता है लेकिन उसमें जो फ्री चार्जेस होते हैं ना वो उतने ज़्यादा नहीं होते हैं कि वो इस तरीके से अरेंज कर पाए कि उसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाए। अरेंजमेंट होता है, चार्जेस का अरेंजमेंट होता है, लेकिन वो सफिशिएंट उतना नहीं हो पाता है कि वह पूरे के पूरे इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर दे, मतलब निष्क्रिय कर दे, मतलब न्यूट्रल कर दे। ऐसा नहीं होता। मतलब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर कुछ ना कुछ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बच ही जाता है। ठीक है, आइए उसके बारे में बात करते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज वी हैव अ कंडक्टर। मान लीजिए अपने पास कोई कंडक्टर है, ठीक है, और इस कंडक्टर के ऊपर हमने लगा दिया एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लगा दिया। कंडक्टर है तो अपने को पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया तो क्या होगा, जो आपका पॉजिटिव चार्ज होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में इधर डिपोजिट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और नेगेटिव चार्ज होगा वो इधर डिपोजिट होना स्टार्ट हो जाएगा। और इस पॉजिटिव और नेगेटिव डिपोजिशन की वजह से देखिए ये क्या है, ये एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई है। ठीक है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इधर है। ठीक है, बट इन ये इधर पॉजिटिव चार्ज की डिपोजिशन और इधर नेगेटिव चार्ज की डिपोजिशन की वजह से क्या होगा कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड में इंड्यूस हो जाएगा। ये है क्या, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और कंडक्टर की प्रॉपर्टी, हम लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ द कंडक्टर में पढ़ा था कि ये अपने आप को तब तक रीअरेंज करते रहते हैं जब तक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर जीरो ना हो जाए। तो मतलब हम लोग कह सकते हैं कि ई नेट इज इक्वल्स टू ई एक्सटर्नल माइनस ई इंड्यूस्ड, दैट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, जीरो। ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये प्रॉपर डेफिनेशन है आपके कंडक्टर का इन द मैनर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है,
अब अगर हम बात करें डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पर, दिस इज कंडक्टर, दिस इज कंडक्टर, ये कंडक्टर है। अगर हम डाइलेक्ट्रिक की बात करें, ठीक है, आइए डाइलेक्ट्रिक के बारे में बात करते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक में क्या होगा, सपोज दिस इज अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, सपोज दिस इज अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, इसमें भी हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया ई एक्सटर्नल इस साइड, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें भी फ्री चार्जेस होते हैं, तो जितने भी फ्री चार्जेस होंगे वो अपने आप को रीअरेंज करना स्टार्ट कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। इधर हो गया आपका ई एक्सटर्नल और इधर हो जाएगा आपका ई इंड्यूस्ड, ठीक है, क्योंकि इधर पॉजिटिव चार्ज है, इधर नेगेटिव चार्ज का डिपोजिशन हुआ है, उसकी वजह से क्या होगा, इधर से पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, उसकी वैल्यू मान लीजिए कितनी है, ई इंड्यूस्ड के बराबर है, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक कहता है कि ई नेट इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल विल बी इक्वल्स टू ई एक्सटर्नल माइनस ई इंड्यूस्ड एंड दैट विल नॉट बी इक्वल टू जीरो। ये जीरो के इक्वल नहीं होगा, मतलब इसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा ही मिलेगा, ठीक। दिस इज द बेसिक डेफिनेशन, बेसिक डिफरेंस इन बिटवीन द कंडक्टर एंड अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, ठीक है। तो कुछ इस टाइप का सिस्टम अपने को मिल जाता है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में अपने को नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है, ठीक है। तो आइए इसके बारे में डिटेल स्टडी करते हैं, फिलहाल इतना नोट करिए, फिर इसके बारे में लोग डिटेल में बात करते हैं। देखिए, मान लीजिए अपने पास किसी कैपेसिटर का प्लेट है, ठीक है, दीज आर द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, ठीक है। इस पे चार्ज डेंसिटी सिग्मा है और इस पे चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा है, ठीक है। तो इधर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज होगा और इस प्लेट पे नेगेटिव चार्ज होगा। अब हम क्या करते हैं कि इस प्लेट के अंदर एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डालते हैं, वी आर इंसर्टिंग अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इनसाइड द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, कैपेसिटर के प्लेट के अंदर अपन एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डालते हैं इस तरीके से, ठीक है, दिस इज द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। अब क्या होगा, देखिए एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इधर होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, जिसकी वैल्यू कितनी होगी, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ई एक्सटर्नल की वैल्यू हो गई सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन है, तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो क्या होगा, इधर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो इधर आएगा और नेगेटिव चार्ज क्या होगा, इधर आ जाएगा, ठीक है। मतलब हम कह सकते हैं ये हो जाएगा आपका ई एक्सटर्नल इस साइड और इस साइड हो जाएगा ई इंड्यूस्ड, ठीक है। एक्सटर्नल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्सटर्नल की वैल्यू हो जाएगी सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और इस पे मान लीजिए चार्ज डेवलप हुआ है, इसकी चार्ज डेंसिटी मान लीजिए सिग्मा इंड्यूस्ड है, सिग्मा आई, ये पॉजिटिव का होगा और ये क्या होगा, नेगेटिव का, यहाँ पे नेगेटिव का सिग्मा आई, ठीक है। तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, सिग्मा आई अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई एक्सटर्नल की वैल्यू कितनी है, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा आई अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, दिस इज द वैल्यू ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक, या फिर हाँ इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, इतनी है, ठीक है। चलिए एक और टर्म आता है इसमें जिसको हम लोग बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसको के से दिखा है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। उसको समझने के लिए मैं थोड़ा सा एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए हमारे पास एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, ठीक है, अपने पास एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है जिसमें एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए अप्लाई हुआ है, एक्सटर्नल की वैल्यू है 20 न्यूटन पर कूलम, है ना। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हुआ है इस डायरेक्शन में
20 न्यूटन पर कूलम का, ठीक है। और कुछ ऐसा होता है कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसकी वैल्यू है 4 न्यूटन पर कूलम। मेरी बात समझ में आ रही है? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? 20 है, और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू कितनी है? 4 न्यूटन पर कूलम। तो कितने फैक्टर से ये कम हुआ? व्हाट इज द फैक्टर ऑफ डिग्रेडेशन? कितना ही फैक्टर से ये कम हुआ है, कितने फैक्टर से डिक्रीज हुआ है, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? हम कह सकते हैं ना कि ये 5 टाइम्स रिड्यूस हुआ है। दिस इज रिड्यूस्ड बाय 5 टाइम्स। मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है? 5 है। मेरी बात समझ में आ रही है? 5 टाइम्स रिड्यूस हुआ है, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है? 5 है। मान लीजिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए अपने पास एक दूसरा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी कितना है? 20 न्यूटन पर कूलम का है, और इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी वैल्यू मान लीजिए 10 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। तो ये कितने फैक्टर से कम हुआ है? ये इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो कितने फैक्टर से कम हुआ है? हम कह सकते हैं ना कि 2 फैक्टर से 2 टाइम्स कम हो गया है, मतलब हाफ हो गया है। इसका मतलब क्या है कि आपका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उसकी वैल्यू कितनी है? 2 है। तो यही से डेफिनेशन निकल के आता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का कि K इज इक्वल्स टू E एक्सटर्नल, मतलब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन में इलेक्ट्रिक फील्ड इन द मीडियम। इन द मीडियम मतलब डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? दिस इज द वैल्यू ऑफ K। आ रही बात समझ में? तो यहां पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इन द मीडियम कितना है? इतना है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि मान लीजिए इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी? E विल बी इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितने टाइम्स कम हो जाएगा? K टाइम्स कम हो जाएगा। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल या फिर इनसाइड द मीडियम। मेरी बात समझ में आ रही है? इसको एक बार गौर से देखिए। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है, इंड्यूस्ड इतना है, ठीक है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इतनी आएगी। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की, ठीक है। उसको समझने के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया। मान लीजिए 2 डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है हमारे पास, उसको एक ही एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड 20 न्यूटन पर कूलम के फील्ड में हमने रखा है। तो हमने देखा कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर, मीडियम के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी वैल्यू कितनी है? 4 न्यूटन पर कूलम है। तो हम कह सकते हैं ना कि इसमें जो रिडक्शन है वो कितने टाइम्स है? 5 टाइम्स है, ठीक है। तो यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है? 5 है, ठीक है। मान लीजिए दूसरे वाले में कितना हो गया? 10 हो गया। तो कितना हुआ? वो हाफ हुआ, मतलब इसमें रिडक्शन कितना होगा? मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होगी? 2 होगी। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को डिफाइन किया गया है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रेशियो ऑफ द नेट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन में E नेट इन द मीडियम, इलेक्ट्रिक फील्ड इन द मीडियम। आ रही बात समझ में? E नेट लिखिए, अच्छा रहेगा। E नेट इन द मीडियम। आर यू गेटिंग मी? इसको नोट करिए, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसके। देखिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के एयर के लिए होता है, एयर या फिर वैक्यूम के लिए ये वैल्यू होती है 1, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू एयर और वैक्यूम के लिए कितना होता है? 1 होता है। और कंडक्टर के लिए कितना होता है? कंडक्टर के लिए ये वैल्यू हो जाती है इंफिनिटी। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के की वैल्यू एयर या फिर वैक्यूम के लिए कितना है? 1 है, और कंडक्टर के लिए कितना है? इंफिनिटी है। इसका मतलब कि कंडक्टर और वैक्यूम के बीच में जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे उनका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा वो 1 और इन्फिनिटी के बीच में होगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है? अगर कंडक्टर है तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है? इनफाइनाइट है, ठीक है। और अगर कुछ नहीं है उसके अंदर, एयर या फिर वैक्यूम है, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी, ठीक है। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो आया था मीडियम के अंदर, ई नेट की जो वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी? सिग्मा अपॉन में के एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब देखिए अगर के की वैल्यू 1 हो जाए तो इसका मतलब क्या है? वो नेट एक्सटर्नल फील्ड के बराबर ही हो जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? अगर के की वैल्यू 1 हो जाएगा तो आपका ई नेट इनसाइड द मीडियम कितना हो जाएगा? के सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब क्या है? उसके अंदर कोई मटेरियल नहीं है, ठीक है। और अगर के की वैल्यू इनफाइनाइट कर दीजिए, के की वैल्यू इनफाइनाइट कर देंगे तो ई नेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। और वही तो प्रॉपर्टी है किसका? कंडक्टर का। कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? 0 होता है। के की वैल्यू इनफाइनाइट करके देखिए, ई नेट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी।
मतलब जो हम लोग सीख रहे हैं वो बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली सही है। आप इस तरीके से रिलेट करके अपने आप को क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। आ रही बात समझ में? कहीं पे कुछ पूछ लेते हैं कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ चार्ज डेंसिटी इनसाइड द मीडियम। मीडियम के अंदर चार्ज डेंसिटी की वैल्यू कितनी होगी, तो उसको निकालने के लिए अपने को पता है ई नेट, यही तो लिखा था। ई नेट इक्वल्स टू क्या लिखा था, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा इंड्यूस्ड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ई नेट की वैल्यू कितनी आ चुकी है, सिग्मा अपॉन में के एप्सिलॉन नॉट, दैट विल बी इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा आई अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अपने को क्या फाइंड करना है, सिग्मा आई। तो सिग्मा आई के लिए इसको सॉल्व करिए, देखिए वैल्यू कितनी आ रही है, एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू विल बी सिग्मा 1 माइनस 1/k, ये वैल्यू आएगी इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी, इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी। ठीक है, दिस विल बी द वैल्यू। ओके, नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आइए अब बात करते हैं कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को कैपेसिटर प्लेट के अंदर डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए। क्यों पढ़ रहे हैं अपन, पागल है, दिमाग खराब है अपना? नहीं, दिमाग ठीक है, मतलब क्यों पढ़ रहे, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या होता है। देखिए कैपेसिटेंस सी की वैल्यू कितनी होती है, सी कैपेसिटेंस इज इक्वल टू व्हाट, क्यू बाई वी, क्यू बाई वी होता है। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी, है ना, वी की वैल्यू क्या होती है, V इक्वल्स टू होता है E डॉट डी। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है फॉर द मीडियम, दैट इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन में के एप्सिलॉन नॉट। आ रही बात समझ में? तो आइए वैल्यू रखते हैं यहाँ पे। तो सिग्मा की वैल्यू, सॉरी कैपेसिटेंस C की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कैपेसिटेंस C की वैल्यू हो जाएगी Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिग्मा इंटू में एरिया, है ना, ये तो है चार्ज डेंसिटी इनटू में एरिया, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ Q अपॉन में V इज इक्वल्स टू E डॉट D। E की वैल्यू कितनी है, सिग्मा अपॉन में K एप्सिलॉन नॉट इनटू में D। तो यहां पे हम कह सकते हैं सिग्मा ने सिग्मा को मार डाला, है ना। तो C की वैल्यू कितनी है, C की वैल्यू कितनी हो जाएगी, C की वैल्यू कितनी हो जाएगी, C की वैल्यू हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट, के एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ठीक है, नॉर्मली कैपेसिटेंस की अगर हम बात सिंपल कैपेसिटेंस की बात करें तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, सिग्मा एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ये कैपेसिटेंस का जनरल फॉर्मूला था, अगर आपको याद होगा तो। ठीक है, अब क्या है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डालने के बाद अब क्या है, अब है के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ठीक है, अगर मैं बोलता हूं कि ये C है और ये C डैश है, ये C है और ये C डैश है, तो हम क्या कह सकते हैं कि C डैश इज इक्वल्स टू K टाइम्स ऑफ C। ठीक है, और अभी हमने देखा था कि एयर और वैक्यूम का कैपेसिटेंस क्या होता है, सॉरी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर हम कैपेसिटर के अंदर कुछ भी डाल दें, कुछ भी डाल दें, है ना, कंडक्टर मत डालिएगा, उसके अलावा मतलब एयर, वैक्यूम और कंडक्टर के अलावा कुछ भी डाल दीजिए तो वो कैपेसिटेंस की वैल्यू को क्या करेगा, बढ़ा देगा। तो फर्स्ट सिग्निफिकेंस, फर्स्ट पर्पस, फर्स्ट फंक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज टू इंक्रीज द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर, है ना। वो कैपेसिटेंस को कितने टाइम्स बढ़ा देता है, K टाइम्स बढ़ा देता है। किसी का अगर कैपेसिटेंस, सॉरी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 2 होगा तो वो 2 टाइम्स बढ़ा देगा, किसी का 3 है तो 3 टाइम्स, किसी का 100 है तो 100 टाइम्स कैपेसिटेंस को बढ़ा देगा। इसीलिए कोई भी आपका कैपेसिटर हो, आइदर इट इज सिलेंड्रिकल और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, किसी भी टाइप का कैपेसिटर होगा उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को डाला ही जाता है। ठीक है, ताकि वो क्या करे, कैपेसिटेंस को बढ़ाए। यहाँ पे अपने को साफ साफ दिख रहा है कि कैपेसिटेंस C डैश, है ना, आफ्टर इंसर्शन ऑफ व्हाट, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कैपेसिटेंस इज इंक्रीज्ड बाय K टाइम्स, और अपने को पता है K की वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, तो मतलब कुछ भी डालिए आप कैपेसिटेंस की वैल्यू को बढ़ा रहे हैं। तो दिस इज द फर्स्ट बेनिफिट ऑफ द डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी हमने देखा कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डालने की वजह से क्या हो रहा है, कैपेसिटेंस बढ़ रहा है। अब दूसरा पर्पस देखते हैं डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का। देखिए ये कैपेसिटर के 2 प्लेट्स हैं, ठीक है, ये कैपेसिटर का 2 प्लेट है, इधर प्लेट पॉजिटिव चार्ज है,
ठीक है, यहाँ पे चार्ज क्यू है प्लस का और यहाँ पे चार्ज माइनस क्यू है, तो यहाँ पे चार्ज क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, अब सोचिए कैपेसिटर को अगर आप एक्चुअली में देखोगे तो ये सेपरेशन क्या होता है, बहुत कम होता है, कुछ मिलीमीटर्स में होता है। ठीक है, इधर पॉजिटिव चार्ज है उधर नेगेटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आपस में क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। ठीक है, तो मतलब अगर हम लोग प्लेट लगा करके छोड़ देंगे तो क्या होगा, आपस में चिपक जाएगा, और जब दो कंडक्टर चिपक जाएंगे तो वो सिंगल कंडक्टिंग प्लेट का काम करेगा, मतलब वो कैपेसिटर रहा ही नहीं। बात समझ में आ रही है, वो कैपेसिटर रहा ही नहीं, क्योंकि जब दोनों कंडक्टिंग प्लेट चिपक जाएगा तो वो एक सिंगल कंडक्टिंग प्लेट जैसा काम करेगा, वो कैपेसिटर जैसा काम नहीं करेगा। तो अच्छा है ना, इसके बीच में कुछ डाल दीजिए, इसके बीच में कुछ डाल दीजिए, पेपर डाल दीजिए। बात समझ में आ रही, इसके अंदर कुछ भी डाल दीजिए। जब आप इसके अंदर कुछ भी डालेंगे तो वो क्या करेगा, दोनों प्लेट को एक प्रॉपर डिस्टेंस पे मेंटेन रखेगा, उसको आपस में चिपकने नहीं देगा। ठीक है, तो दूसरी इंपॉर्टेंट फंक्शन या फिर पर्पस या फिर इंपॉर्टेंस या फिर कुछ भी बोल लीजिए, है ना, ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज टू होल्ड द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। वो कैपेसिटर के प्लेट को होल्ड करके रखता है प्रॉपर डिस्टेंस पे। ठीक है, अगर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं डालोगे तो क्या होगा, वो चिपक जाएगा और सिंगल कंडक्टिंग प्लेट जैसा काम करेगा, वो कैपेसिटर नहीं रह जाएगा। आ रही बात समझ में। तो दूसरी इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, इट इज यूज टू होल्ड द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर। ठीक है, नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है आपका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। अब ये क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। जैसे मान लीजिए अभी हमने बोला कि अपने पास कैपेसिटर प्लेट है, ठीक है, इधर आपका पॉजिटिव चार्ज है, इधर नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, ये है ना, इस प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है। अब इसके अंदर हम लोग कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डालते हैं, इसके अंदर हम लोग कोई भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डालते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो क्या होगा, मान लीजिए मटेरियल का जो बॉन्डिंग है वो कुछ इस टाइप से है। मतलब इधर क्या होगा, इधर पॉजिटिव चार्ज होगा, इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, कुछ इस टाइप का होगा। तो अपन बात कर रहे हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल। ठीक है, मान लीजिए एक एटम को हम बाहर निकालते हैं, एक सिस्टम को हम लोग बाहर निकालते हैं, इधर क्या है माइनस है और इधर क्या है प्लस है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इधर है, कितना है, ई एक्सटर्नल। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जिस पे लग रहा है एक्सटर्नल इतना लग रहा है। अब क्या हुआ कि मैं एक्सटर्नल फील्ड को, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं बढ़ा रहा हूँ, बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, फोर्स बढ़ेगा ना। अरे ई इंटू में इलेक्ट्रिक फील्ड, यही तो फोर्स होगा, और इधर भी फोर्स बढ़ेगा सेम। ठीक है, जैसे जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ा रहे हैं तो ये फोर्स भी बढ़ता जाएगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा ना। ये फोर्स बढ़ेगा, फोर्स बढ़ेगा तो क्या होगा, स्ट्रेस बढ़ेगा। इसके अंदर, इस मटेरियल के अंदर स्ट्रेस बढ़ेगा। मटेरियल के अंदर स्ट्रेस बढ़ेगा तो एक सर्टेन इलेक्ट्रिक फील्ड पे, एक सर्टेन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड पे ये मटेरियल क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना। जैसे मान लो अपने को अपना ये हाथ है ना, इसको कोई पकड़ के खींच रहा है, अपने दोस्त खींच रहे हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, अगर कोई ट्रक में बांध दे हमारा हाथ, या फिर वो गब्बर सिंह जैसे वो वीरू को लटकाया हुआ था, ठीक है, वो ट्रक में बांध के खींचे तो क्या होगा, स्ट्रेस की वैल्यू धर्मेंद्र पाल जी के अंदर जो स्ट्रेस की वैल्यू होगी वो क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, और एक ऐसा टाइम आएगा जब उनका शरीर जवाब दे देगा, उनके अंदर जो स्ट्रेंथ होगी वो अप्लाइड फील्ड, अप्लाइड फोर्स से क्या होगा, कम होगा, है ना। या फिर हम ये कह सकते हैं कि अप्लाइड फोर्स की वैल्यू उनके स्ट्रेंथ से ज़्यादा हो जाएगा और उनका बॉडी जो होगा वो, समझ रहे हो ना। उसी तरीके से जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, इसके अंदर स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ती जाएगी और एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पे, एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पे ये मटेरियल जो होगा वो क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो वही एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल। आ रही बात समझ में। द अप्लाइड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द मटेरियल आफ्टर विच द मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक ब्रेक डाउन इज नोन एज डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा डेफिनेशन को। ठीक है,
नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए अपने अभी हम लोगों ने बात किया था ब्रेक डाउन ऑफ द मटेरियल। तो ब्रेक डाउन वोल्टेज है ना, दैट विल बी इक्वल्स टू डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल इनटू में सेपरेशन ऑफ द प्लेट्स। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल है ना, जिसके बारे में हम लोग बात किए थे। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल क्या था, एक्सटर्नल फील्ड जिसपे आपका मटेरियल जो था वो ब्रेक डाउन हो जाता। ठीक है, तो कितना वोल्टेज हम अप्लाई करें कि अपना डाइलेक्ट्रिक मटेरियल सेफ रहे, है ना। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, ब्रेक डाउन वोल्टेज। ब्रेक डाउन वोल्टेज मतलब वह वोल्टेज जिसपे ये ब्रेक डाउन हो जाता, दैट ब्रेक डाउन वोल्टेज विल बी इक्वल्स टू डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल, जो कि क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और सेपरेशन ऑफ द प्लेट्स मतलब प्लेट्स के बीच की दूरी, जो डी हम लोगों ने देखा था कैपेसिटर में। तो फॉर्मूला बनता है वी ब्रेक डाउन इज इक्वल्स टू ई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल इनटू में डी। ठीक है, ये कुछ और नहीं है, इसको ध्यान से देखिए ना, ये क्या है, v इज इक्वल्स टू ई डॉट डी, वही तो है, v इज इक्वल्स टू ई इंटू में डी, वही चीजें हैं, बस इसको नॉमेनक्लेचर अलग तरीके से किया है। ये ब्रेकडाउन वोल्टेज है, दैट विल बी इक्वल्स टू डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल इनटू में सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो कि एक्सटर्नल अप्लाइड फील्ड है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है, एक्सटर्नल अप्लाइड फील्ड है, जिसपे आपका मटेरियल क्या हो रहा था, ब्रेक हो रहा था। वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, सिर्फ मटेरियल पे। कौन मटेरियल, मतलब धर्मपाल जी हैं कि राजपाल यादव है, बात समझ में आ रही कि नहीं, कौन पहले टूट जाए, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, कि मेरी बात समझो, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, मटेरियल कितना स्ट्रांग है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ किसके ऊपर डिपेंड करेगा, कि मटेरियल कितना स्ट्रांग है ना। जितना ज्यादा स्ट्रांग हो उतना ज्यादा उसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होगा। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ किसके ऊपर डिपेंड करेगा, मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगा। बट ब्रेक डाउन वोल्टेज किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ पे भी डिपेंड करेगा और डायमेंशन ऑफ द कैपेसिटर। ठीक है, तो ब्रेक डाउन वोल्टेज डिपेंड्स ऑन द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एंड द डायमेंशन ऑफ कैपेसिटर। आ रही बात समझ में, नोट करिए, इस पे एक दो क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है, दो कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटेंस 6 यूनिट है और इसका कैपेसिटेंस 3 यूनिट है। इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज बी का मतलब क्या है, ब्रेकडाउन वोल्टेज। इस कैपेसिटर का ब्रेकडाउन वोल्टेज 10 वोल्ट का है और इस कैपेसिटर का ब्रेकडाउन वोल्टेज 14 वोल्ट का है। पूछ रहा है कि इस दोनों, इसको एक साथ अगर हम लोग इस तरीके से अरेंज करते हैं तो इस सिस्टम का ब्रेकडाउन वोल्टेज कितना होगा, मतलब हम कितनी बैटरी से, कितने वोल्ट की बैटरी से इसको कनेक्ट कर सकते हैं कि ये क्या करे, प्रॉपरली काम करे। ठीक है, तो अपने को क्या करना है, अपने को चाहिए V। तो V ब्रेक डाउन दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, Q मैक्स। ये फॉर्मूला होता है Q मैक्स अपॉन में C इक्विवेलेंट। V इज इक्वल्स टू Q बाई C तो होता है, वही लिखा है मैंने। ठीक है, इस पे अगर हम चार्ज की बात करें तो कितना होगा, 10 इंटू में 6, Q इक्वल्स टू CV कितना हो जाएगा, 6 इंटू में 10 दैट इज इक्वल्स टू कितना, 60। ठीक है, उस पे कितना हो जाएगा, 14 इंटू में 3 14 28 42 42। ठीक है, तो Q मैक्स की वैल्यू कितनी है, 60 या 42, Q मैक्स की वैल्यू है 42, है ना। मैक्सिमम Q कितना है, 42 है। Q मैक्स का मतलब ये होता है कि इसमें, इस सिस्टम में जो मिनिमम होगा वो Q मैक्स कहलाता है। ठीक है, Q मैक्स की मतलब उस कैपेसिटर के ऊपर उससे ज्यादा चार्ज ना हो। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, सिस्टम के अंदर जिस पे सबसे मिनिमम चार्ज होगा वो मैक्सिमम चार्ज अप्लाई कर सकते हैं। इससे ज्यादा अगर आपने चार्ज दे दिया तो क्या हो जाएगा, V इक्वल्स टू Q बाई C, चार्ज की वैल्यू बढ़ेगी, है ना। चार्ज की वैल्यू अगर देखिए इस पे अगर आपने 43 भी किया तो ब्रेक, ये वोल्टेज क्या हो जाएगा, अगर चार्ज इसका 43 हो जाएगा तो ब्रेकडाउन वोल्टेज, ये इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो 14 से ज्यादा हो जाएगा और आपका कैपेसिटर क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो Q मैक्स का मतलब होता है कि उस सिस्टम में जो मिनिमम Q होगा वो Q मैक्सिमम होगा, मतलब इससे ज्यादा चार्ज तो हम ले ही नहीं सकते इसके लिए। आई बात समझ में, इसलिए यहाँ पे Q मैक्स की वैल्यू मैंने कितना लिखा है, 42। उसके बाद आता है C इक्विवेलेंट। तो 6 और 3 आपस में सीरीज में, तो अपने को पता है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, C1 इंटू में C2 अपॉन में C1 प्लस C2। सॉल्व करेंगे कितनी वैल्यू आएगी, 2, है ना। 6 इंटू में 3 18 अपॉन में 6 प्लस 3 दैट इज इक्वल्स टू कितना, 9। तो 18 बाई 9 दैट इज इक्वल्स टू 2। सॉल्व करिए कितना आ जाएगा, 21 वोल्ट। मतलब इसमें वोल्टेज की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 21। अगर 21 से ज्यादा करेंगे तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। देखिए 21 हुआ तो 21 इंटू में 2 कितना हो जाएगा, 42, मतलब 42 से ज्यादा नहीं हो रहा है। दूसरी क्या है, 21 इंटू में 6, सॉल्व करके देख लीजिए, 60 से कम होगा। आ रही बात समझ में, 1 सेकेंड, हाँ सॉरी माफ कीजिएगा,
ठीक है ना, क्योंकि जब ये सीरीज में है तो दोनों के ऊपर चार्ज क्या होगा, सेम होगा, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है ना। सीरीज में अपन ने प्रॉपर्टी में देखा, मतलब सॉल्व करके देखा था कि सीरीज में जितने भी कैपेसिटर्स होते हैं उसके ऊपर चार्ज क्या होते हैं, सेम होते हैं। मतलब मैक्सिमम चार्ज कितना हो सकता है, 42 हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, इसलिए ब्रेक डाउन वोल्टेज की वैल्यू कितनी आ गई, 21। इसको नोट करिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, इसका कैपेसिटेंस 6 यूनिट है, इसका 12 यूनिट है, उसका 2 यूनिट है, इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज 10 वोल्ट है, इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज 4 वोल्ट है और इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज 9 वोल्ट है। पूछ रहा है फाइंड द ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो अपने को निकालना होगा पहले क्या, चार्ज कितना हो जाएगा इस पे, 10 इंटू में 6 60, इसमें कितना हो जाएगा 4 इंटू में 12 12 48। ठीक, और इस पे कितना हो जाएगा 9 इंटू में 2 18। ठीक है, ब्रेकडाउन वोल्टेज V इक्वल टू कितना है, Q मैक्स अपॉन में C इक्विवेलेंट। तो Q मैक्स की वैल्यू कितनी आ रही, 18, जो मिनिमम होगा वो मैक्सिमम होगा 18 अपॉन में C इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी जाएगी, 6 इंटू में 12 कितना हो जाएगा 12×6 72 और ये 12×6 18 4 हो जाएगा इसका, और ये कितना है 2 है, तो कितना हो जाएगा 4 इंटू में 2 8 और अपॉन में 4 प्लस 2 दैट इज कितना 6, तो 8/6 दैट इज 4/3। कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, तो वैल्यू कितना हो जाएगा 18 इंटू में 3/4। ठीक है, तो 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 27/2 दैट इज इक्वल टू 13.5 वोल्ट। ठीक है, ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ द सिस्टम विल बी 13.5 वोल्ट। इससे ज़्यादा अगर आपने वोल्टेज अप्लाई कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, ब्रेकडाउन हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके के सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। अगर इसकी जगह मान लीजिए पैरेलल कॉम्बिनेशन होता, जैसे कि इस टाइप से, ठीक है, मान लीजिए अपने पास कोई सिस्टम देता है इस तरीके से और पूछ लेता कि इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज बताइए। ठीक है, तो अपने को क्या करना है, इसका सेपरेटली ब्रेकडाउन वोल्टेज निकालेंगे, जैसे ये निकाला। ठीक है, और उसी तरीके से इसका भी सेपरेटली ब्रेकडाउन वोल्टेज निकालेंगे। ठीक है, और इनमें से जो कम हो, इनमें से जो कम ब्रेकडाउन वोल्टेज होगा, मतलब इसमें से जिनकी वैल्यू कम होगी, जिस वोल्टेज की वैल्यू कम होगी वो अपना आंसर हो जाएगा। मेरी बात समझ में आई। पैरेलल में इसके लिए पहले इस वाले चेन के लिए निकाल लीजिए, उसके बाद फिर सेकंड चेन के लिए निकाल लीजिए। उन दोनों चेन्स में देखिए कि ब्रेकडाउन वोल्टेज किसका कम है, जिसका कम होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसमें बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल मतलब कॉमन सेंस की बात है कि मिनिमम को लेना है, मैक्सिमम को लेंगे तो क्या होगा, एक तो चलेगा दूसरा क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। इसलिए अगर आप मिनिमम लोगे तो आपके दोनों ही चेन जो है वो काम करेगा, दोनों ही सर्किट जो होगा वो काम करेगा। मेरी बात समझ में आ रही है, तो नोट करिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए एक खतरनाक सा क्वेश्चन है बोर्ड पे। क्वेश्चन है फाइंड कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम। एक सिस्टम है, इसका कैपेसिटेंस अपने को फाइंड करना है। क्या था, एक प्लेट था जिसके बीच में दूरी कितनी थी, डी थी, उसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाल दिया गया जिसकी थिकनेस कितनी है, टी है ना, और जिसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है, के है। पूछ रहा है कि इस कॉम्बिनेशन का कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं इसको, डरने की जरूरत नहीं है। देखिए मान लिया कि यहाँ से, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, सिग्मा अपॉन में के एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे कितना होगा, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इतनी होगी। ठीक है, मान लिया कि यहाँ पे जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है यहाँ से यहाँ तक, है ना, इस वाले सेक्शन में जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है वो V1 हो रहा है, इस वाले सेक्शन में जो हो रहा है वो V2 हो रहा है, और इस वाले सेक्शन में जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है वो कितना हो रहा है, V3 हो रहा है। ठीक है, तो कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी होती है, कैपेसिटेंस इज इक्वल्स टू C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू Q/V। ठीक है, Q की वैल्यू कितनी है, एरिया मान लीजिए A है, तो Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिग्मा इंटू में A। ठीक है, और इस अपॉन में क्या हो जाएगा, पोटेंशियल ड्रॉप, तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, V1 है, V2 है, V3 है, तो हम लिख सकते हैं ना V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, अब अपने को पता है पोटेंशियल ड्रॉप V इक्वल्स टू क्या होता है, E डॉट डी है, E की वैल्यू अपने को पता है। ठीक है, और R की वैल्यू भी अपने को पता है। ठीक है, तो आइए वैल्यू पुट करते हैं, दैट विल बी इक्वल्स टू सिग्मा इंटू में A अपॉन में, इसके लिए मान लिया कि ये डिस्टेंस कितना है, x है, ये डिस्टेंस हमने मान लिया कितना है, x है, तो कितना हो जाएगा,
सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इंटू में एक्स प्लस V2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिग्मा अपॉन में के एप्सिलॉन नॉट इंटू में टी है, इसका थिकनेस कितना है, टी है, प्लस थर्ड के लिए देखिए, इसके लिए देखिए तो क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इंटू में ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, V3। ये डिस्टेंस देखिए कितना होगा, टोटल डिस्टेंस कितना है, d है, टोटल डिस्टेंस कितना है, d है, टोटल डिस्टेंस d है। इसमें से क्या माइनस कर ले, x को माइनस कर ले और t को माइनस कर ले, तो हो जाएगा ये d माइनस एक्स माइनस टी। आ रही बात समझ में? तो ये कंप्लीट आपका सी इक्विवेलेंट की वैल्यू हो जाएगी। अब इसको सॉल्व करना है, सिर्फ सॉल्व करके देखिए वैल्यू कितनी आ रही है। सिग्मा सिग्मा कैंसिल हो जाएगा, एप्सिलॉन एप्सिलॉन ऊपर चला जाएगा, वैल्यू कितनी हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट ए, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए, और ये देखिए इसको जब अपन कॉमन लेंगे तो सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट सब में से कॉमन आ जाएगा, ठीक है, अंदर क्या बचेगा, एक्स प्लस टी प्लस डी माइनस टी, सॉरी माइनस एक्स माइनस टी। तो ये x से x कैंसिल हो जाएगा और वैल्यू क्या निकल के आएगी, द वैल्यू विल बी d माइनस टी प्लस टी बाई के। ये सी इक्विवेलेंट की वैल्यू आएगी, सिंपल, ठीक है। देखिए सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट को कॉमन लीजिए तो अंदर क्या बचेगा, x प्लस टी प्लस डी माइनस एक्स माइनस टी, ठीक है। यहाँ पे क्या बचेगा, t बाई के बचेगा, ठीक है। तो वैल्यू क्या हो जाएगी, सिग्मा सिग्मा कैंसिल हो जाएगा, सिग्मा से सिग्मा कैंसिल हो जाएगा, एप्सिलॉन ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, d, ठीक है, माइनस टी और अपॉन में t बाई के, x कैंसिल हो जाएगा। x कैंसिल होने का मतलब क्या है, x कैंसिल होने का मतलब ये है कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल चाहे यहाँ रहे चाहे यहाँ रहे, मतलब x की दूरी, x की वैल्यू चाहे जो भी हो, वो सी इक्विवेलेंट के ऊपर कोई भी फर्क नहीं डालेगा। इसका मतलब कि इन सच केसेस द पोजीशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डज नॉट मैटर, है ना। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल आप कहीं भी रखिए, चाहे इस साइड रखिए चाहे उस साइड रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या रहेगी, सेम आएगी, ठीक है। अब मान लीजिए एक यहाँ पे मैंने एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाला, ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं यहाँ पे कई सारे डाल दूँ, है ना, पतला से कि यहाँ पे डाल दिया, फिर यहाँ पे डाल दिया, ठीक है, फिर यहाँ पे डाल दिया, इस तरीके से हम कई सारे भी डाल सकते हैं। तो उसमें कुछ नहीं करना है अपने को, सिर्फ ये जो रिलेशन है वो सिर्फ ये हो जाएगा, सी इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में डी माइनस समेशन ऑफ टी प्लस समेशन ऑफ टी बाई के, ये वैल्यू हो जाएगी, है ना। बस इन सब इस थिकनेस को ऐड करना है और टी बाई के की वैल्यू को ऐड करते चले जाना है, ठीक है। ये ढेर सारे जब स्ट्रिप्स लग जाएंगे, ढेर सारे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल लग जाएंगे, तो उसके लिए सी इक्विवेलेंट की वैल्यू ये हो जाएगी। आ रही बात समझ में? नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए कुछ इस टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, दो कैपेसिटर का प्लेट है, उसके बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाल दिया जिसकी वैल्यू कितनी है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है, 2 है। इस क्वेश्चन में पूछ लिया, देखिए सबके सेपरेशन सेम है, ये 2 सेंटीमीटर है, इसका थिकनेस भी 2 सेंटीमीटर है और यहाँ से भी दूरी कितनी है, 2 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन पूछ लिया कि इसका पोटेंशियल और डिस्टेंस का कर्व बनाइए, है ना, Vx का कर्व पूछ रहा है, V और x का पोटेंशियल ड्रॉप कैसे होगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल ड्रॉप कैसे होगा, और यहाँ से यहाँ का पोटेंशियल ड्रॉप कैसे होगा, मतलब किस सेक्शन में, इस सेक्शन में या फिर इस सेक्शन में या फिर इस सेक्शन में, फर्स्ट सेक्शन या फिर सेकंड सेक्शन या फिर थर्ड सेक्शन, इन सेक्शंस में से किस सेक्शन में पोटेंशियल ड्रॉप रैपिडली हो रहा है, मतलब किसमें ज्यादा पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर पोटेंशियल ड्रॉप ज्यादा है या फिर इस एयर के अंदर, ठीक है। आइए देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे वैल्यू होगी सिग्मा अपॉन में के एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और यहाँ पे कितना होगा, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी, अपने को पता है V इज इक्वल्स टू E डॉट dr, बात खत्म, ठीक है। अगर ये मान लीजिए ये 2 सेंटीमीटर है, ये नेक्स्ट 2 सेंटीमीटर है, मतलब 4 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर है, तो पोटेंशियल ड्रॉप कैसा होगा। इनिशियली पोटेंशियल कितना था, मान लीजिए आपका 10 है, ठीक है, सेक्शन बना देते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो देखिए पहले ड्रॉप कितना हो रहा है,
ई डॉट डी आर, ई की वैल्यू कितनी है सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो मान लीजिए पहला ड्रॉप ऐसे हुआ, ऐसे हुआ पहला ड्रॉप, ठीक है। दूसरा देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है सिग्मा अपॉन में के एप्सिलॉन नॉट, के की वैल्यू कितनी है 2 है ना। तो मतलब जो ड्रॉप होगा ई डॉट डी आर, तो यहाँ पे ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी E/2 हो जाएगी, है ना। इसका अगर ई है तो ये क्या होगा E/2 हो जाएगा, क्योंकि के की वैल्यू कितनी है 2 है। तो मतलब यहाँ पे जो ड्रॉप होगा वो हाफ होगा, इनिशियल वाले वैल्यू का हाफ वैल्यू का ड्रॉप होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब अगर इसका स्लोप मान लीजिए θ1 है और ये स्लोप कितना है θ2 है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या आपका एयर ही है, तो पोटेंशियल ड्रॉप क्या हो जाएगा ई डॉट डी है, सेम जैसा फर्स्ट में था वैसा ही सेकंड में, ये हो गया आपका 0, ठीक है। ये वैल्यू भी कितनी होगी θ1। हम लोग ये कह सकते हैं कि θ1 इज ग्रेटर देन θ2, मतलब पोटेंशियल ड्रॉप एयर में ज्यादा हो रहा है और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में क्या हो रहा है कम पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। हरी बात समझ में, के की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस का कर्व खींचना हो, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 2, 4, 6, कैसा कर्व आएगा। यहाँ पे मान लीजिए ये वैल्यू है सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो इसके अंदर कितना हो जाएगा जस्ट हाफ हो जाएगा, दिस वैल्यू विल बी सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्योंकि ये क्या है के की वैल्यू कितनी है 2 है। अगेन थर्ड सेक्शन के लिए सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। आरी बात समझ में, दिस विल बी द कर्व फॉर द ई एंड एक्स। तो इसको नोट करिए और आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं। बाकी देखिए कैपेसिटर चैप्टर आपका लगभग कंप्लीट हो चुका है, कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, बट हम लोग ये कह सकते हैं कि अपना कैपेसिटर चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो आप लोग क्विक रिवीजन करिए इस चैप्टर का, क्विक रिवीजन करिए, इस पर क्वेश्चंस बनाइए, कहीं पे कोई डाउट होता है तो आस्क में, ठीक है। अपनी पढ़ाई जारी रखिए और मेहनत करिए, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, सी यू लेटर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।